हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज एनसीईआरटी का चैप्टर 2 करने वाले हैं जो चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है, या शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर 2 देख रहे हैं तो इससे पहले प्रीवियस वाला चैप्टर 1 देख लीजिए। वो मैटर क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट था। आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर करना है, सही करना है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल पर बरकरार रहना होगा। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले इसमें हम लोग का चैप्टर 2 में आप देखोगे तो एनसीईआरटी में सबसे पहले ये शुरू दे रखा है मिश्रण से, लेकिन हम लोग मिश्रण से नहीं शुरू करेंगे। हम लोग आएंगे इसका पेज नंबर 23 पर, और वहाँ देखेंगे कि ये सीरियल ढंग से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पास हम लोग आ जाते हैं इस चैप्टर का पेज नंबर, तो ये हम लोग का पेज नंबर 23 है, और हम लोग यहीं से समझने वाले हैं। इससे प्रीवियस वाले टॉपिक में हम लोग पदार्थ क्या होता है उसका हम लोग समझ चुके थे। तो चलिए हम लोग आते हैं पदार्थ पर। तो देखो, पदार्थ में मेनली हम लोग पढ़े थे दो इसका प्रॉपर्टी होता है। पदार्थ का आप बात करोगे तो एक आप वर्गीकरण करोगे, इसका दो डिवीजन करोगे, तो एक हो जाएगा भौतिक वर्गीकरण के आधार पर। भौतिक वर्गीकरण, मैं इसको भौतिक वर्गीकरण, में हम लोग पढ़ चुके थे ठोस सॉलिड था, लिक्विड था और गैस था। इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, जिसको में अगर आप बात करोगे तो हम लोग डेंसिटी पढ़े हैं। उसके बाद आप करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, फिर हो गया मेल्टिंग पॉइंट हो गया, फिर हो गया बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो ये सब हम लोग भौतिक वाले में हम लोग अध्ययन किए थे फर्स्ट चैप्टर में। आप पहले फर्स्ट चैप्टर नहीं अगर किए हो तो आप पहले कर लोगे। उसके बाद यहाँ पास ये था आपका भौतिक वाला वर्गीकरण। उसके बाद दूसरा कहेंगे तो दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार आप बात करोगे तो दो होता है, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक आएगा यहाँ अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में बात करेंगे तो मिश्रण आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में दो डिवीजन है, एक तत्व है और दूसरा यौगिक है। उसके बाद अशुद्ध पदार्थ में देखेंगे तो आएगा मिश्रण में बात करेंगे तो समांगी मिश्रण होगा और विषमांगी मिश्रण होगा। तो हम लोग बारी बारी से करने वाले, पहले तत्व करेंगे, फिर यौगिक करेंगे और फिर मिश्रण करेंगे। मेनली इस चैप्टर में यही है। आपको यहाँ से छोटा से क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन टफ भी बन सकते हैं, ईजी भी बन सकते हैं। तो आप इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हो, आपको बारीक बारीक से समझना होगा। सबसे पहले तत्व है। तत्व वह है सरलतम पदार्थ है जो विभक्त नहीं किया जा सकता है, यानी इसको डिवीजन नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि मान लिया कि अब जैसे कि हम इसको आगे में समझते हैं तत्वों को। अगर हम तत्व का भी और आगे में डिवीजन अगर हम देख लेते हैं यहाँ पास, तो तत्व में बात करेंगे तो यहाँ 3 डिवीजन आएगा। एक होगा धातु, फिर इसी में आ जाएंगे उपधातु, और बात करेंगे तो वो अधातु। इसमें बात करेंगे यौगिक में, तो यौगिक में मेरा आ जाएगा कार्बनिक यौगिक, और आएगा एक अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, तो मेनली आपको ये फॉर्मेशन याद रखना है। ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंस है, ये चार्ट आपको याद रहेंगे। एक दो बार आप पेज पर रफ पर करोगे तो आपको याद हो जाएंगे जनरली। अब हम लोग बात करते हैं तत्वों का।
तत्व में जैसे आप बात करेंगे, यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है कि उदाहरण के लिए कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और लोहा हो गया, और हाइड्रोजन हो गया, पारा हो गया। आप समझो कि मान लिया कि ये गोल्ड है, ये है गोल्ड, ये गोल्ड है। अगर गोल्ड को हम बात करें तो इसका एक परमाणु अगर हम लेंगे तो एक परमाणु होगा, तो ये कई परमाणु से मिलकर बना होगा, कई परमाणु से मिलकर बना होगा, ठीक है। अगर इसका हम एक परमाणु भी लेते हैं तो ये हो जाएगा, इसको भी गोल्ड कहेंगे, और ये सब बहुत सारा मिला, इसको भी हम गोल्ड ही कहेंगे। तो ये डिवीज़न करने के बाद भी गोल्ड ही है, उसके बाद भी गोल्ड है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे दूसरा, इसका अगर डिवीज़न करने के बाद एक का दूसरा नाम है और बहुत सारे मिल गए तो गोल्ड नाम है, तो इसको विभक्त नहीं किया, यानी स्मॉलेस्ट यही है। आपको यहाँ तक मेनली समझ में आया होगा। उसके बाद कहेंगे कि तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है या नहीं भी रह सकता है। अब ये स्वतंत्र अवस्था का मतलब क्या हुआ कि स्टेबल, इसका बात करेंगे तो स्टेबल, स्टेबल भी ये हो सकता है और नहीं भी होता है कि नो स्टेबल। इसका कहने का अर्थ क्या हो गया कि ये दोनों कहने का मत स्वतंत्र अवस्था मतलब क्या हो गया। जैसे मान लिए कि ये गोल्ड है, ये गोल्ड है, या ये मान लिए कि ये लोहा है, Fe है, तो ये अकेले रह सकता है। मान ले कि इसका एक एटम ले लिया तो ये गोल्ड रहेगा, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये अकेले रह सकता है। आप इसको रिएक्शन करवा सकते हो तभी करेगा, नहीं तो ये स्टेबल अवस्था में रहेगा, माने इनएक्टिव में रहेगा, एक्टिव फेज में नहीं रहेगा। अब बात करते हैं, जैसे कि इसी में आप एग्जाम्पल और लेते हैं नीचे में, जैसे कि देख लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन सिंगल, जैसे बात करते हैं ये एटम है ऑक्सीजन का, यानी परमाणु है एटम, तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है क्योंकि ये सिंगल नहीं रह सकता। जब भी ये रहेगा तो एक और ऑक्सीजन मिलेगा, एक और एटम ऑक्सीजन का मिलेगा, उसके बाद ये बना लेगा, इसके बाद ये रिएक्शन करके बना लेगा O2। अब ये अस्टेबल हो गया, ये क्या हो गया, अस्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया ये। तो आपको यही समझना है कि एटम इसका था ऑक्सीजन का जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता था, दो एटम मिलने के बाद बना मोलकुल, इसको मोलकुल बोलेंगे, इसको बोलेंगे अणु, इसको बोलेंगे अणु। तो ये अणु मिल के बना, तब ये स्टेबल हो गया, सिंगल में नहीं रह सकता। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं भी रह सकता है लेकिन वो एटम है। जैसे आप बात कर लो फास्फोरस, फास्फोरस, तो फास्फोरस का एक एटम नहीं रह सकता है, एक एटम रहेगा तो वो जाकर किसी न किसी से रिएक्शन करेगा ही। तो इसके लिए फास्फोरस के लिए P4 आता है, तो चार मिलकर ये रहेंगे, आपस में चार मिलकर ये रहेंगे, तो इसको बोला जाता है P4। और P4 क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। तो ये अब स्टेबल हो गया, अब ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। लेकिन एक्चुअली ये हो क्या गया, तो ये हो गया आपका क्या, एक तरह से बोल सकते हैं तो ये बोलेंगे अणु। और कैसा अणु है, तो ये हो गया आपको समांगी अणु, यानी समांगी अणु, ये वाला मतलब समान वाला से मिलकर बना है, समांगी अणु इसको हम लोग बोलेंगे। तो ये इसमें हो गया चार। अब जैसे सल्फर हो गया, तो सल्फर को हम S8 रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों कि सल्फर का एक अणु अकेले नहीं रह सकता है, जब भी रहेगा S8 के साथ मिलके, मतलब 8 अणु उसका परमाणु मिलकर ही रह सकता है। तो इसको S8 को बोलेंगे मोलिकुल, मोलिकुल। S वाले को बोलेंगे एटम, इसको बोलेंगे एटम। लेकिन अगर 8 साथ में है तो इसको बोलेंगे मोलिकुल।
तो ये आपको बेसिक समझना था कि एटम क्या होता है, मोलिक्यूल क्या होता है, तो आपको समझना है। अगर तत्व पूछेगा कि क्या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जैसे लोहा हो गया, जैसे क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन को बोलते हैं Cl2। तो ये अकेले नहीं रह सकता है, ये जब भी रहेगा ये इस फॉर्म में रहेगा तभी स्टेबल हो पाएगा, नहीं तो सिंगल रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा। तो यही आपको मेनली समझना था मोलिक्यूल एटम तत्व से। इसके बाद हम बात करेंगे, तो इसको मैं देखो तत्व में बात करेंगे आगे तो चल के, तो देखो धातु है, उपधातु है और अधातु है। तो हम लोग यहाँ पास भी देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल की धातु किसको बोलेंगे, उपधातु किसको बोलेंगे, अधातु किसको बोलेंगे। तो यहाँ पास हम आते हैं पीरियोडिक टेबल में, और पीरियोडिक टेबल में आएंगे तो आप देखो ये पीरियोडिक टेबल हम लोग का यहाँ पास आ गया है ऑलरेडी। तो आप देखोगे, जैसे कि देखोगे ये लाइन देखोगे आप ये लाइन देखोगे, ये लाइन देखो, ये वाला लाइन आप देखोगे, ये वाला लाइन देखो, ये तो ये है, इसके इधर वाला जितने सारे हैं सब इसको बोलेंगे धातु, सब बोलेंगे मेटल है। और इधर से अगर इधर मान ले कि धातु ज़्यादा है तो इधर से जो प्रॉपर्टी आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो धातुई गुण क्या घटते आ रहा है, क्या आएगा, घटते आएगा। और फिर बीच में ये जोन आएगा जिसको बोलेंगे, ये जो है जिग जैक लाइन। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जिग जैक लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है तो इसको बोलेंगे उपधातु। आपको ऐसे ही याद रखना है, पहले धातु फिर उपधातु और फिर जिग जैक लाइन के बाद मान लो कि ये बाउंड्री है तो बाउंड्री के इस साइड क्या होगा, मेटल, और बाउंड्री के इस साइड क्या होगा, ये हो जाएगा अधातु, नॉन मेटल। तो आपको ऐसे याद रखना था कि धातु ये हो गया, इधर वाला जितना हो गया धातु, इधर वाला हो गया अधातु, और ये बीच वाला हो गया बोरॉन, सिलिकॉन, और फिर आपको आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी हो गया, टेरुलियम, पोलोनियम, ये सब आपको उपधातु है। आपका इसका एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत बार पूछता है कौन उपधातु इनमें से नहीं है, कौन उपधातु है, तो आपको याद रखना है इधर वाला अधातु, इधर वाला धातु। अब यहाँ पास एक क्वेश्चन और आप देखिएगा, तो यहाँ एक पूछता है ये ग्रुप और पीरियड से। तो देखो ग्रुप आपको कितना हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट सेकंड करके 18 ग्रुप है, और पीरियड आवर्त कहेगा तो कितने हैं, 7 है, तो 7 है। अगर ये 1 2 3 4 7 6 7 तक ला बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेलों की संख्या। जैसे 1 में है तो सेल 1 में है, 2 में आवर्त में है तो सेल कौन सा में है, 2 में है। अगर 5 आवर्त में है तो कौन सा सेल में है, 5 में है। 6 में है तो कौन सा सेल में है, तो ये बोलेंगे 6 सेल में है। तो आपको जैसे कि अगर मान लेके पूछ लिया सोना, तो पूछेगा कि सोना किस आवर्त में है, तो कौन सा आवर्त में, 6 में, और 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल के। सोना का जो है सेलों की जो कहेगा कि किस सेल में आएगा तो 6 सेल में उसका आएगा। तो ये आवर्त किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सेलों की संख्या को भी रिप्रेजेंट करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर इसको मैं कहेगा 6 नंबर में, तो आप देखो लेंथेसाइड पूछेगा, लेंथेसाइड कि लेंथेसाइड किस आवर्त में आता है, 6 में, 57 से 71 तक। इसको आप देखो फर्स्ट वाला कहेगा तो लेंथेनम हो जाएगा, और लास्ट में कहेगा तो लेक्टिनियम हो जाएगा। यानी यहाँ La और Lu, ऐसे LaLu, तो यहाँ से आप कह सकते हो लालू एक फॉर्मेट बन गया जो आपको याद रहेगा, La और Lu। कभी कभी लास्ट वाला भी पूछता है, कभी कभी फर्स्ट वाला पूछता है, तो इससे आप याद रख सकते हो। फिर इसके बाद कहेगा एक्टेनाइट्स, तो 89 से 103। अब अगर पीरियड पूछेगा तो 3 में है, याद रखिएगा 3 में। ये सब क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आप ध्यान रखोगे। तो इसका कहेगा फर्स्ट कौन है, एक्टिनाइट, और फिर लास्ट में है Lr वाला, आप याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ब्लॉक के, तो आप याद रखना ये वाला जो ब्लॉक है 1 2 ग्रुप, इसको S ब्लॉक बोलते हैं। ये 3 से लेकर 12 तक वाला को D ब्लॉक बोलते हैं, और 13 से लेकर 18 तक वाला को बोलते हैं P ब्लॉक। तो आप ये ब्लॉक याद रखना। और नीचे वाला ये जो है इसको बोलते हैं F ब्लॉक, इसको बोलेंगे F ब्लॉक। तो ब्लॉक से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिए।
पी ब्लॉक कहेगा, देखो 1 2 हो गया एस ब्लॉक, फिर 3 से लेकर 12 तक यानी 10 गो हो गया नंबर, 10 गो बात करेंगे, 10 गो इसमें काउंट करोगे तो 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको डी ब्लॉक। और फिर इसमें 13 से लेकर यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ 13 से लेकर 18 तक ला आपको आ जाएगा पी ब्लॉक में। तो याद आप रखोगे पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा यहीं से इतना ही था। इसके बाद हम लोग आते हैं यौगिक। यौगिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप देखोगे यौगिक के बारे में, जैसे यहाँ पास ही आप इसको हम हटा लेते हैं। तो यौगिक के बारे में अगर हम बात करते हैं, यौगिक के बारे में, तो आप देखोगे यौगिक के बारे में कहेंगे कि जैसे कि मान लिया कि ये ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन था, तो ये दोनों का मिलकर बना O2, तो इसको हम बोलेंगे अणु, इसको बोलेंगे अणु। और इसी को हम बोल सकते हैं समांगी, समांगी अणु। समांगी अणु क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला ही मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको समांगिक अणु बोलेंगे। अब जैसे कि कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है, अगर कार्बन का आप इसको अगर इसका रिएक्शन करोगे तो CO2 बनेगा। CO2 कैसे बनेगा? देखो अगर रिएक्शन करने के लिए अगर वैलेंसी आपको याद है तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होगा और इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इसका वैलेंसी 4 होगा। अगर आप इसको ऐसे रिएक्शन करवाओगे तो ये जनरली बनेगा क्या? कार्बन को हो जाएगा C2 आ जाएगा इसके पास और ऑक्सीजन के पास आ जाएगा C4। लेकिन हम इसको न्यूनतम अनुपात में लिखते हैं, तो ये ऐसे नहीं लिख पाएंगे, इसी को हम लोग कट करके लिखेंगे। जैसे कि ये हो गया, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो अब लिखेंगे CO2, ऐसे करके बनता है। तो आप यहाँ पास देखोगे, मेनली हम लोग का वो नहीं था, आपको ये समझाने के लिए यहाँ पास आपको हम बताए हैं। तो मेनली हम लोग का टारगेट ये था कि हम लोग यौगिक किसको समझ रहे हैं। तो यहाँ पास आप देखोगे, यहाँ पास देखोगे तो ये हो गया आपको बिस्मांगी, बिस्मांगी, बिस्मांगी अणु, बिस्मांगिक अणु। बिस्मांगिक अणु, इसका मतलब बिस्मांगिक कैसे होगा? इसमें कार्बन है और इसमें ऑक्सीजन है, इसीलिए विषम है, और इसको में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दोनों में है, तो ये हो गया समांगिक। ये बात आपको इतना समझ में आया। अब लोग हम लोग चलते हैं यौगिक पर। यौगिक होता क्या है? तो कह रहा है नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। जैसे कि ये है CO2 है, तो CO2 क्या हो गया? 2 गो अगर तत्व मिलकर सेम रेशियो में, तो उसको मिलेंगे यौगिक कहेंगे, मिलकर जो बनेगा यौगिक कहेंगे। तो इसको क्या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कार्बन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि रासायनिक या विद्युत प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है, माने इसको अलग करके तोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए आप बात कर लोगे, जल हो गया, मीथेन हो गया, फिर चीनी हो गया, फिर नमक हो गया। जल हो गया जिसे H2O हो गया, तो H2O को आप रासायनिक या विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हो। यही चीज़ ये बोल रहा है कि यौगिक। अब हम लोग आते हैं यौगिक पर। यौगिक किसको कहा जाता है? यहाँ पास आते हैं। अब देखो इसमें अब यौगिक क्या है? एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, किसी अनुपात में नहीं, निश्चित फिक्स्ड रेशियो में मिलाएंगे तो रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। इसको यौगिक कहते हैं। जैसे आप बात कर लेते हो, अब जैसे हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इसको आप रिएक्शन करवाए तो H2O बना। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि हाइड्रोजन का 2 अणु लेंगे, हाइड्रोजन का 2 अणु लेंगे, ऑक्सीजन का 1 अणु लेंगे, तब भी जल बनेगा। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन का आप 4 ले लिए, हाइड्रोजन का 4 और ऑक्सीजन का 1 ले रहे हो तो जल बनेगा, नहीं। आप हाइड्रोजन का 2 लोगे और ऑक्सीजन का 1 लोगे, तभी ये जल बनेगा। वही कह रहा है फिक्स्ड रेशियो में आप लोगे
तभी ये यौगिक बन पाएगा। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको हम यौगिक कहते हैं। यही यौगिक का डिफिनेशन था, आपको यही समझना था। अब हम लोग आते हैं अपने जो नेक्स्ट इसमें जो दे रखा है उस टॉपिक पे। अगर यौगिक में हम बात करें तो एक ही आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या है, ये एक्सपेरिमेंट यहाँ दिया हुआ है, उसमें कोई खास नहीं है। ये हाइड्रोजन होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और ज्वलनशील होता है, इसीलिए तो इसको ईंधन के रूप में यूज करते हैं। तो इसका प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, ईंधन के रूप में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये ज्वलनशील होता है। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो H2S हो जाएगा। ये भी होगा, रंगहीन गैस होगा, लेकिन ये गंध देगा। कैसा भाई, तो सड़े हुए अंडे का। कई बार एग्जाम में पूछा है, VBI है, इसको आप नोट कर लोगे। तो ये चीज़ें मेनली आपको ध्यान रखना था। फिर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग यहाँ पास बात कर रहे थे, अब देखो ये हो गया जो O2 ये बना, ये हो गया आपका कंपाउंड, क्योंकि फिक्स्ड रेशियो में मिला है। और फिर ये जो विषमांगी अणु हुआ, ये भी हो गया आपका कंपाउंड। तो कंपाउंड का एक फार्मूला होगा, फार्मूला CO2 है, इसका कहें तो O2 है। तो ये कंपाउंड बनेगा, यानी 2 तत्वों के मिलने से, फिक्स्ड रेशियो में मिलने से जो बनेगा उसको बोलेंगे यौगिक कंपाउंड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना था। फिर इसी में हम आगे आते हैं नेक्स्ट में, तो बात करते हैं। तो यहाँ पास आपको मिश्रण के बात करता है। तो ये हो गया अशुद्ध। अशुद्ध में आपका कोई नियत संगठन नहीं होगा, जैसे मिक्सचर जिसको बोलेंगे। अब मिक्सचर में भी आएगा 2 चीज़, हम लोग मिक्सचर देखेंगे, जिसमें आएगा समांगी मिश्रण आएगा और एक आएगा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में होगा कि समान संगठन होगा। जैसे कि मान ले कि ये जल है, ये जल है, जल है, जल प्लस और नमक इसमें आप घोल दिए, नमक घोल दिए। तो अगर नमक और जल आप घोल देते हो तो इसमें आपको क्या होगा, इसमें क्या होगा कि समान रूप से इस मैच कर जाएगा नमक। आप कहीं से भी एक यहाँ उठा के टेस्ट करोगे तो आपको उसी रेशियो में आपको टेस्ट आएगा। ऐसा ना है कि यहाँ से आप यहाँ से उठा रहे हो तो ज़्यादा मतलब नमक मिल रहा है और यहाँ उठाओगे नीचे में तो कम। इसी को बोलेंगे समान संगठन, मतलब सभी तरह समान संगठन में फैला हुआ है। असमान संगठन में जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं जल, जल ले लेते हैं, अब प्लस में ले लेते हैं बालू। अब इसको आप घोलोगे तो सगरों समान संगठन में मिले नहीं रहेंगे। कहीं बालू ज़्यादा आपको मिलेगा, कहीं पानी से उठाओगे यहाँ तो यहाँ बालू ज़्यादा है या ज़्यादा गंदा मिलेगा, और यहाँ का पार्टिकल को उठाओगे तो कम मिलेगा। ऐसे करके रहेगा, यानी असमान संगठन है। यही चीज़ आपको दे रखा है। तो मिश्रण यही है, और हम मिश्रण डिटेल में हम लोग देखेंगे। अब आते हैं इसी में ऊपर में हम लोग को दे रखा है समझाने के लिए। जैसे देखो यहाँ यौगिक, यौगिक क्या होता है, तत्व की क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व जैसे बताएं, ऑक्सीजन था और इसको मिलकर बना किया आपको O2। तो ये हो गया आपका नया यौगिक, ठीक है। जैसे कार्बन है और फिर ऑक्सीजन है, ये मिलकर बना CO2। तो आपका नया यौगिक ये बन गया CO2। अब इसका प्रॉपर्टी कार्बन का अलग होगा, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी अलग होगा और इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा। तो नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थाई, देखो ये स्टेबल हो गया, क्या हो गया, स्टेबल हो गया, अस्थाई हो गया। फिर नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न हो गए। यही चीज़ बताया, इसका प्रॉपर्टी अलग होगा, कार्बन का, ऑक्सीजन का अलग होगा, लेकिन जब CO2 का प्रॉपर्टी की बात करोगे तो इसका प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा। तो आप याद रखोगे यौगिक में क्या होगा, यौगिक में प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग। इसके बाद कहता है घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत अपघटन द्वारा ही प्रतिक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इसको हम चाहते हैं कि इससे कार्बन अलग हो जाए और फिर चाहते हैं ऑक्सीजन अलग हो जाए, तो इसके लिए रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। इसको भौतिक अभिक्रिया द्वारा क्या अलग कर सकते हैं, भौतिक अभिक्रिया में क्या था, मान ली कि ये जल है और ये नमक है, दोनों है, तो इसको मैं जल को वेपर में चेंज कर दिए तो नमक बच गया, तो ये तो भौतिक प्रक्रिया हो गया। लेकिन रासायनिक विद्युत अपघटन द्वारा क्या हो गया कि इसको मैं करंट फ्लो करके हम इसको आप कार्बन और ऑक्सीजन में अलग अलग प्राप्त किया जा सकता है। मिश्रण की बात कर लेते हैं, यहाँ पास मिश्रण के दे रखा है। तो मिश्रण की बात करेंगे
मिश्रण की अगर हम बात करेंगे तो तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, ठीक है, किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। जैसे आप बात कर लोगे, जैसे यहाँ था जल, ये जल था, अब प्लस में ये नमक था, तो इससे मिलकर जो बना है, तो इसको में ये जल है, ये नमक है, तो इसको में जो नया बना, इसमें नया पदार्थ का यौगिक का क्या, अगर ये जल का है तो ये जल का प्रॉपर्टी रखेगा ही, ये जल का प्रॉपर्टी रहेगा ही, और नमक है तो नमक का प्रॉपर्टी ही रहेगा। यानी ये इसमें दोनों का प्रॉपर्टी वही रहेगा, जो यहाँ पास जो ये प्रॉपर्टी इसका यहाँ था वही प्रॉपर्टी यहाँ भी रहेगा, और जो प्रॉपर्टी इसका यहाँ था वहाँ भी रहेगा, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी बदल गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। परिवर्तनीय का मतलब अगर इधर से हम चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जल और नमक पुनः प्राप्त कर सकते हैं इधर से। अगर इसको वेपोराइजेशन में हम चेंज कर दे, वेपर में कर दे, तो जल मिल जाएगा, और कंडेंसेट करके ठंडा करके जल मिल जाएगा, और फिर नमक भी मिल जाएगा। यानी इसको हम भौतिक क्रिया द्वारा हम अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको द्वारा रासायनिक। ये मेजर डिफरेंस है, यही याद रखना था आपको। मिश्रण में उपस्थित संगठनों को गुण धर्म को दर्शाया जा सकता है। देखो जल का प्रॉपर्टी वही है, नमक का प्रॉपर्टी वही है, चेंज नहीं हुआ। घटकों के भौतिक विधियों द्वारा, देखो यही बात लिखा है, भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक यानी अलग किया जा सकता है, और इसमें रासायनिक से, यौगिक में, कंपाउंड में। तो ये आपको मेजर चीज़ें, छोटा से छोटा चीज़ें पर आपको ध्यान रखना था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपका 1 नंबर फिक्स यहाँ से करवाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट हम लोग पाते हैं जो फर्स्ट चैप्टर में दे रखा था, जो फर्स्ट पेज पर था, तो इसमें हम आते हैं नेक्स्ट, ये वाला पापा। अब इस पे देखो आप, इस पेज पे कि मिश्रण क्या दे रखा है। जैसे इसमें कुछ टॉपिक है, जैसे यहाँ देखो, जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य क्या है, उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। यानी एक शुद्ध पदार्थ एक ही कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे शुद्ध पदार्थ, जैसे ये गोल्ड है, तो गोल्ड क्या है, एक ही तरह के शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, इसी को यह शुद्ध पदार्थ कह रहा है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो उसी चीज़ का बात कर रहा है ये। अब आते हैं मिश्रण हम ऑलरेडी वहाँ देख चुके थे। मिश्रण कहता है कि मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों को, तत्वों या यौगिकों को मिलकर बना है। जैसे कि बात करें, जल है H2O है, और ये नमक है, और इसका विलयन जो बनेगा, इसका जो घोल बनेगा विलयन, 1 बिलियन बनेगा। तो अगर हम बात करें तो ये क्या है, जल क्या है, जल कंपाउंड है, और ये क्या, नमक क्या है, ये भी NaCl है, ये भी कंपाउंड है। अगर इसको आप एक बात करोगे तो सोडियम है और क्लोरीन है, ये तो शुद्ध पदार्थ हो गया, और ये भी शुद्ध पदार्थ हो गया जल, ये भी कंपाउंड है। तो यही कह रहा है कि शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलकर बना है। मिश्रण भी क्या है, मिश्रण भी शुद्ध पदार्थ से मिलकर ही बना होगा, यानी कि इसी को आप मिलाते हैं तो मिलते हैं, लेकिन है क्या, इम्प्योर, ठीक है, मिक्सचर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना था, समझना था। अब यहाँ पास देखते हैं और आगे क्या मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पास देखोगे कि सोडियम क्लोराइड का वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। बताएं अभी भी क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या है, शुद्ध पदार्थ है, नमक है ये। इसे भौतिक विधि द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। अब जैसे कि ये हो गया, इसको भौतिक, अब NaCl को क्या हम रासायनिक भौतिक विधि द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा, अगर सोडियम है और क्लोरीन है, इसको डिवीजन करना है तो इसको रासायनिक विधि द्वारा ही हम कर सकते हैं। क्या भौतिक विधि द्वारा सोडियम और क्लोरीन अलग होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार चीनी पदार्थ, क्योंकि एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव है, इसे यौगिक समान रहता है। अब यहाँ पास आप देखोगे मिश्रण का अगर हम बात करेंगे प्रकार,
तो जैसे पेय पदार्थ, मिट्टी एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं। इनके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे, मतलब उसका जो होगा माने केमिकल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी कह लो, इसको प्रॉपर्टी कह लो, उसका प्रॉपर्टी होगा जो एक जैसा होगा। ये चीज़ याद, यही चीज़ लिखा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण में भी क्या होंगे, एक से एक अधिक पदार्थ। जैसे बात करते हैं वाटर, तो H2O हो गया, तो ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है। कंपाउंड है तो शुद्ध पदार्थ है। उसके बाद NaCl हम मिलाएं इसको में, NaCl मतलब नमक, तो आपको क्या हो गया, जलीय विलयन यहाँ पास आपको मिल जाएगा इसको में, है ना। तो वही कह रहा है कि मिश्रण भी बहुत सारे शुद्ध पदार्थों का मिलकर ही बना हुआ है। समझ में आया, यही चीज़ आपको ये बता रखा है। अब मिश्रण के प्रकार यहाँ पास दे रखा है, तो मिश्रण के 2 प्रकार आपको बताए हुए हैं यहाँ पास। तो मिश्रण के प्रकार में यहाँ चलते हैं, समांगिक हो जाएगा, समांगिक मिश्रण हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपको विषमांगिक मिश्रण। समांगिक मिश्रण मतलब कि अगर मान ली कि ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, और इसको में आप साल्ट मिला दिए हो, तो अब इसको घोल दोगे, आप इसको घोल दोगे और उसके बाद टेस्ट करोगे, तो कहीं से आप उठाओगे, आप अंदर से यहाँ से निकालो, बाहर से निकालो, इस साइड से निकालो, ऊपर से निकालो, तो आपको टेस्ट समान, ये जितना भी है समान नमक फैला रहेगा, माने समान रूप से संगठित रहेगा। और विषमांगी मिश्रण में क्या होगा, जैसे विषमांगी मिश्रण में बात करें कि जैसे बालू है और पानी है, अगर इसको आप घोल दोगे, तो घोल देने के बाद क्या होगा कि यहाँ से आप उठाओगे तो हो सकता है बालू ना मिले, यहाँ उठाओगे तो ज़्यादा बालू मिले। इसका मतलब कि समान रूप से ये विस्तारित नहीं है, मतलब घुला हुआ नहीं है। यही है मिश्रण का समांगी और विषमांगी। आगे में यही एक समूह, एक क्रियाकलाप द्वारा यही समझा रखा है, यही चीज़ यहाँ पर ही मेंशन किया हुआ है। आप इसको में देखोगे तो वही चीज़ आपको समझा रखा है इसी में, उसी को आपको देखो यहाँ पास देखो, जैसे कि यहाँ पर एक विलयन है पाता है, लास्ट में एक निलंबन है, कोलाइड विलयन है। तो ये हम लोग विलयन नेक्स्ट अध्याय में, नेक्स्ट पार्ट 2 में विलयन करने वाले हैं। विलयन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे, विलयन पढ़ेंगे हम लोग इसमें, विलयन का पढ़ेंगे, ट्रू विलयंस, ट्रू विलयन के बाद निलंबन, कोलाइड, उसका एग्जाम्पल, यहाँ से VVI है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो मैं भी आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे, तो उसको में हम करेंगे। तो इसको आपको मेनली समझ में आया होगा इसको, तो आप अपना जो भी राय सलाह होगा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।